हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नाइन्थ की मैथ्स की क्लास है ये। पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में आप लोगों ने देखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें कई सारी अपरिमेय संख्याएं बताई गई, ठीक है। आप लोग यहाँ फिर से देख सकते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है अपरिमेय संख्याएं, वो पिछले लेसन या पिछली वीडियोज़ को दोबारा से देख लें। तो आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं एक बार फिर से बता दें कि ऐसी संख्या होती है जो कि रेशनल नहीं होती है। रेशनल क्या होता है? जिसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट्टे के भिन्न के रूप में हम लिखते हैं, वो फ्रैक्शन होता है। वही रेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। और सभी पूर्णांकों को हम रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक, जैसे 2 है, 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, 2/1, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। परिमेय संख्याएं क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उन्हें हम इन रूप में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी है, कंडीशन है कि वही नंबर रेशनल नंबर होंगे जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और उन भिन्नों में जो अंश और हर होंगे वो पूर्णांक होंगे, ठीक है। ऊपर भी पूर्णांक होगा, नीचे भी पूर्णांक, मतलब पूरे पूरे अंक, 1 2 3 4, दशमलव वाले नहीं, पूरे अंक होंगे, ये रेशनल नंबर्स होंगी। अब ऐसी कोई संख्या अगर होगी जिसमें ये पूर्णांक नहीं होंगे, तो वहाँ पे ये इर्रेशनल हो जाएगी। जैसे कि √2, √3, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जब आप मान निकालने बैठेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप मान निकालेंगे तो इसका मान की कोई सीमा नहीं होगी, यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक इसका मान आएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे जितने भी अंक हैं जिनका मान, जैसे √2, √3, √15, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इनका जब मान कभी पूरा नहीं निकाला जा सकता। पाई है, पाई का मान होता है 22/7। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका मान दशमलव के बाद अनगिनत अंकों तक जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान नहीं निकल पाता पूरा, वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक थैला बनाया गया है, थैले में बहुत सारी संख्याएं रखी हुई हैं। इसका ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब अगर हम इस थैले के अंदर, पिछले, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा पिछले क्लास में, कि थैले में एक बार पूर्णांक रखे गए थे, एक बार फिर रेशनल नंबर्स रखे गए थे। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसमें अपरिमेय संख्याएं भी डाल दें, तो बीच में देखिए, पढ़िएगा, एक लाइन लिखी हुई है, क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? तो इसका लिखा है, इसका उत्तर है नहीं। यानी कि अब सारी की सारी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है वो पूर्ण हो गई। इसके अलावा भी एक प्रकार की संख्या काल्पनिक संख्या भी होती है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक, मतलब जो सही में होती है, वो क्या हो गई? हमारी पूर्णांक हो गई, दशमलव वाले अंक हो गए। और दशमलव वाले ऐसे अंक, यानी कि जो अपरिमेय संख्या जिनका मान हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएंगी? ये वास्तविक संख्याओं का समूह हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मोटे में बोल्ड में लिखा हुआ है, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पर हर वास्तविक संख्या को क्या किया जाएगा? एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब ऐसे बिंदु से निरूपित किया जा सकता है जो कि दूसरी नहीं होगी। अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, सेकंड, द्वितीय मतलब सेकंड, आप लोग जानते हैं, दो या दूसरा। अद्वितीय मतलब जो दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है, यानी उस बिंदु की तरह दूसरा, कोई दूसरा बिंदु वहां पे नहीं होगा। तो यानी हर नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि यही वास्तविक संख्या है। जो नंबर लाइन पे आएगी, दिखेगी, वही वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। वही चीज, यानी कि हर बिंदु जो है कोई ना कोई संख्या बता रहा होगा। यही कारण है संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है, संख्या रेखा को। यहाँ पे देखिए कुछ इतिहास बताया जा रहा है वास्तविक संख्या वगैरह का, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए देखें कि संख्या रेखा पर हम कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारित किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मेन चीज बताई जा रही है कि अब हम संख्या रेखा अगर बनाएं तो उनमें, क्योंकि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं,
इनको कैसे हम देखें कि ये है कहाँ पे। जैसे अगर √2 है तो इसका मान तो हम दशमलव में होगा तो हम अंदाज से गिन के पॉइंट करके थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं पता कर सकते हैं कि √2 का मान कहाँ होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो इसका मान कभी पूरा निकाला ही नहीं जा सकता। फिर भी इसे दिखाने के लिए मोटे तौर पे जहाँ तक हम इसका मान निकालते हैं √2 का या 3 का या 15 का, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर जितना भी हम लोग निकालते हैं तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। आइए ये चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित करिए। √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, यानी ये बताना है हमें कि संख्या रेखा पर √2 कहाँ पे है। इसका उत्तर देखिए, हल। यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने √2 का पता लगाया होगा। यूनानियों मतलब जहाँ पे मेन पहले गणित वगैरह की ज़्यादा रिसर्च होती थी, ये यूनानी लोग थे, इनके लिए कह रहे हैं। एकक मात्रक यानी एक लंबाई, चाहे वो 1 इंच हो, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 फुट हो, उसकी बात कर रहे हैं। मात्रक की लंबाई वाली भुजा वाला वर्ग OABC, ये यहाँ पे देखिए शायद फिगर बना हुआ है, हाँ ये देखिए नीचे फिगर बना है ना, ये नीचे ब्लू कलर से बॉक्स बना है, लिखा है, चारों कोने लिखे हैं OABC। ऊपर पढ़ते हैं, भुजा वाला वर्ग OABC लीजिए, देखिए आकृति 1.6। तब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यह देख सकते हैं कि OB बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये वर्ग तो ठीक है, लेकिन अब बीच में एक लाइन देखिए, इसका तिर्यक रेखा या इसका कर्ण जो बनाया गया है, जो अगर हम त्रिभुज की सिर्फ बात करें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ त्रिभुज के लिए है, OAB, तो इसमें देखिए एक भुजा, लंब क्या है, 1 है, एकक मात्रक वही जो ऊपर बताया, आधार क्या है, 1 है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है √1 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा किसके, √2 के, तो यही मान था। अब ये वो तरीका बता रहे हैं जो यूनानियों ने √2 का पता लगाने के लिए किया होगा। 1 और 1 को जोड़ के 2 आ गया, 2 का √रूट हो गया। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, लंब का कर्ण प्लस आधार का कर्ण, ये बराबर, सॉरी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक है, समझ में आया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार की भुजाएं हैं, उन दोनों का, वो दोनों जो होंगी वो हमेशा तीसरी भुजा यानी कर्ण से छोटी होंगी। ये चीज़ यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता चलती है। अब देखिए आगे, संख्या रेखा पर हम √2 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। जहाँ लाल पॉइंटर ये साइड में दिख रहा है आपको, इसी के बराबर वाली लाइन में देखिए, ऐसा सरलता से किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि शीर्ष 0 पर के साथ संपाती बना रहे, आकृति 1.6 को संख्या रेखा पर स्थानांतरित कीजिए। यानी यही जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, या ये वर्ग पूरा का पूरा उठा के देखिए, नीचे 1.7 में क्या किया गया, जहाँ O था उसको ठीक 0 पे ला के मिला दिया गया है। ये देखिए, ये पॉइंटर मैं रेड वाला यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ 0 बीच में लिखा है उसी पे वर्ग ला के O वाला कोना वहाँ रख दिया गया है। अब क्योंकि आधार की लंबाई 1 थी, तो वो कहाँ पे जाके टच हो रहा है, A, वो 1 लंबाई पे जाके टच हो रहा है। अब आपको फिगर देख के देखिए कुछ पता चल रहा है, क्या हो सकता है। फिगर एक बार देखिए, संख्या रेखा वाला, कुछ आइडिया लग रहा है कि √2 कैसे निकाला जा रहा है। अगर नहीं निकाला जा रहा है तो और देखिए। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, √2 को संख्या रेखा पर दिखाना, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे 1 लंबाई हो गई, ऊपर 1 लंबाई है। अब इसका जो कर्ण बन रहा है बीच वाला, ठीक है, वो क्या है, वो √2 है।
अब यही √2 अगर हमें लाइन पे मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, तरीका गोला प्रकार लेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे महीन नोक वाला, और सीधे उसकी गोला प्रकार की नोक जो होगी लोहे वाली, वो जहाँ पे ज़ीरो लगा हुआ है वहाँ पे बनाएंगे। पहले तो ये वर्ग बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये करेंगे, गोला प्रकार लेंगे, लोहे वाली नोक शून्य पे रखेंगे, और ऊपर जहाँ B दूरी है उसको गोला प्रकार में चाप में भरेंगे, यानी पेंसिल वाली नोक B पे रखेंगे, और फिर उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे, जो कि अब ये दूरी क्या हो गई, √2 के बराबर हो गई। तो ये जब घुमाएंगे तो नीचे संख्या रेखा को आके यहाँ पे जहाँ P पॉइंट दिख रहा है आपको, वहाँ पे आके ये कट करेगा, ठीक है। P पे आके कट करेगा, ये चीज़ है क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये जो क्योंकि गोला प्रकार से चाप लगाया है तो √2 हमें लाइन पे आके मिल जाएगा, यही बात यहाँ पे समझाई गई है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। उसी तरह से इसमें देखिए एक बना हुआ है, उसके ऊपर एक और त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हुए हैं एक के ऊपर एक। तो पहले तो हम √2 पता कर चुके हैं। अब अगर उसी में हमें एक जुगाड़ लगा के हम √3 भी पता कर लें तो काम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें तो सब चीज़ें बताई गई हैं, करना क्या है, पहले के ही तरह √2 के तरह जैसे संख्या रेखा पे हमने बनाया उसी तरह से बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, OB जो √2 की रेखा मिली थी हमें, उसी को आधार मानते हुए एक त्रिभुज और बनाएंगे। उसको आधार माना और एक त्रिभुज बनाया, कौन सा, OBD, ठीक है, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको। तो जिसका आधार √2 हो गया, और लंब क्या होगा, यानी ऊंचाई क्या होगी उस त्रिभुज की, 1। BD जो रेखा दिख रही है वो क्या होगी, 1। अब इसका जब हम कर्ण निकालेंगे, ये समकोण होना चाहिए ये त्रिभुज, इसका जब कर्ण निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो देखिए नीचे यहाँ यही चीज़ की गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, जब हम लगाएंगे कर्ण का वर्ग होता है, अगर हम मान लें OD बराबर हो जाएगा, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। हाँ आप लोग देखिए क्या था वो त्रिभुज, इस तरह बना था ना, ऐसे ऐसे बना था, 1 मिनट। संख्या रेखा देखिए ये बनी हुई है, ठीक है, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 0। तो यहाँ पे ये त्रिभुज देखिए ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ऐसे बना हुआ था। ये रेखा क्या थी, √2 थी, ये O था, ये B था, ये पॉइंट, और ये A था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी रेखा पे एक समकोण और बनाया, ठीक है, और इसकी लंबाई रखी 1, और ये √2 है ही। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें सबसे मेन चीज़ है कि ये समकोण होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से चांदे के साथ नापिएगा तभी ये होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो कर्ण, क्योंकि हम लोग तो मान में तो निकाल लेंगे कि हाँ √3 हो रहा है, लेकिन वास्तव में जब चाप लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट हमने माना D। अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBD में, ठीक है, में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी OD, कर्ण का वर्ग बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए OD बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग यानी BD का वर्ग प्लस OB का वर्ग, ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको मिटाता हूँ, ये चीज़ आप लोग समझ में आ गए। अब देखिए क्या होगा, OD स्क्वायर क्या होगा, OD स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर। ठीक, तो OD स्क्वायर हमें पता क्या करना है, OD यानी OD क्या होगा, जब हम अंडर रूट कर देंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और इस पूरे पे क्या आ जाएगा ये। ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, OD बराबर क्या हो जाएगा, √2, √2 का स्क्वायर अंदर था वो 2 हो गया प्लस 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, √3। 2 + 1 3 और √3, OD बराबर √3 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए √3 हो गया। अब हमने क्या किया, √3 प्राप्त कर लिया। पिछले वाले की तरह से हमने गोला प्रकार लिया, लाइन पे रखा, 0 पे रखा, D पे रखा और एक चाप लगा दिया जो कि संख्या रेखा को फिर यहाँ पे देखिए Q पे काट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये है। अब आगे बता रहे हैं कि इसी तरह से √n-1 का स्थान निर्धारण हो जाने पर, यानी कि अगर हमें n-1 पता चल जाए कोई संख्या का है, जैसे हमें क्या पता चला था, अभी √2 पता चला था तो हमने √3 निकाला। ठीक है, इसका स्थान निर्धारण होने पर हम √n का मान प्राप्त कर सकते हैं। n की जगह पे अगर हम 3 रखें देखिए तो 3 - 1 यानी √2 का स्थान निर्धारण हो जाने पर हम √3 का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब आपकी आ रही है प्रश्नावली 1.2, इसको आप लोग करिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन प्रश्न है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या है पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कॉपी में करके लिख के दिखाना है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इस पे भी दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। आप लोग बताइए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको बताइए। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग करके बताइए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ये मेन प्रश्न होगा। इसमें इसको आपको गोला प्रकार की सहायता से करके दिखाना है। जिस तरह से अभी √3 निकाला गया था √2 की सहायता से, इसी तरह से आपको फिर से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा जो है बनाना है और √5 पता करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप बता रहे हैं, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल, इसको कहते हैं वर्गमूल सर्पिल। ये जो देखिए फिगर में ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है वर्गमूल सर्पिल। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए लंबाई वाले पर, वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने की थी। ठीक है, इस प्रक्रिया को करते हुए OP n-1 पर एक लंबाई। ठीक है, ये अगर आप लोग कर पाएँ तो ये करिए, ये क्रियाकलाप है। ठीक है, एक बड़ी शीट पे आपको दिखाना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 तक सबको करके दिखाना है। अगर आप ये बुक चाहते हैं तो आप लोग उसमें ई पाठशाला में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं।